Welcome to my channel टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। DRDO सेप्टेम्बर 10 एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर और ग्राइंडर स्टूडेंट के लिए जो 2000 टेक्निकल MCQ का सीरीज मैंने चालू किया था, आज इसका क्लास नंबर 18 में प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 851 से 900 तक सोल्यूशन आपको मिलेगा। और आज का वीडियो उतना लंबा नहीं होगा जितना पहले होता था, क्योंकि इसका जो मेन टॉपिक है होनिंग चैप्टर का बेस पे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाया हूँ। होनिंग चैप्टर से जितना भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मैं सबको सिलेक्ट किया हूँ। और होनिंग चैप्टर का स्पेशल वीडियो भी मैं कल अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप लोग होनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं, होनिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं, इसका बाद पावर स्ट्रोकिंग, मैनुअल स्ट्रोकिंग, होनिंग कैसे होता है, डिटेल में अगर आपको जानना है तो होनिंग का वीडियो आप लोग देखिए। लैपिंग का वीडियो हम पहले ही डाले थे, तो टॉपिक अगर आपको क्लियर करना है तो आप लोग डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और जब डिटेल वीडियो में अलग से बता दिया हूँ 40 मिनट का वीडियो में, तो ऐसे इस वीडियो का लेंथ छोटा हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट ऐसे मैं क्लास में डिस्कशन करता हूँ उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को, तो आज मैं पहले ही उसको अलग टॉपिक बना के अपलोड कर दिया हूँ। और इसका जो क्वेश्चन बनेगा होनिंग चैप्टर का, जस्ट मैं उसका आंसर बताते जाऊंगा। तो 1000 क्वेश्चन तक जैसे मैं डिस्कशन करता हूं वैसे मैं डिस्कशन करूंगा, और सोच रहा हूं बाकी 1000 क्वेश्चन का मैराथन क्लास हम प्रोवाइड करने का। बट हम अकेला है, तो हम नॉन टेक का भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल का भी कर रहे हैं, इसके बाद टेस्ट सीरीज पर भी हमें फोकस देना पड़ता, तो सब कुछ हमें अकेला करना पड़ता, तो थोड़ा हमें टाइम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो हमें जितना टाइम मिलेगा, जितना हमसे हो सके, मैं उतना आप लोगों के लिए एफर्ट दूंगा अच्छा कुछ करने का। तो आज का क्लास स्टार्ट करते इससे पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नया हो, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे मेरा यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। हेलिक्स एंगल इज फाउंड ऑन, हेलिक्स कोण डैश पर पाया जाता है। तो हेलिक्स एंगल क्या होता है आप लोग जानते हैं, कोई भी सिलिंड्रिकल या कोई भी कॉनिकल सरफेस का ऊपर अगर ऐसे हेलिकल पाथ होता है, हेलिकल ऐसे अगर पाथ होता है, तो उसमें जो एंगल बनता है उसका एक्सिस जो रहता है, इसका जो एक्सिस रहता है उसका साथ जो हेलिकल पाथ का जो एंगल होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल कहाँ पर पाया जाता है? फीड रॉड ऑफ लेद मशीन का फीड रॉड में, थ्रेडिंग टूल में, थ्रेडेड वर्कपीस में, और टेपर टर्निंग अटैचमेंट में। तो जो भी थ्रेडेड वर्कपीस होता है, मतलब जो वर्कपीस में हम लोग ऑलरेडी थ्रेड बना चुके हैं, तो उसमें हेलिक्स एंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो स्क्रू थ्रेड हम लोग बनाते हैं उसका पाथ कैसा होता है, उसका पाथ ऐसे हेलिकल होता है। और हेलिकल पाथ में क्या होगा, हेलिक्स एंगल बनेगा, क्योंकि इसका जो एक्सिस होता है, इसका एक्सिस का साथ ये जो एंगल आप देख रहे हैं कि बन रहा है, जिस एंगल पे हेलिकल वो बन रहा है, हेलिकल पथ बन रहा है, तो वो जो एंगल पर बन रहा है एक्सिस का साथ, वो होता है हेलिक्स एंगल। तो जब भी कोई भी वर्कपीस में हम लोग थ्रेडिंग करते हैं, उसका बाद क्या होता है, उसमें हेलिक्स एंगल हम लोग को मिलता है। तो हेलिक्स एंगल क्या होता है, तो इसका बारे में डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। व्हाट इज ए स्क्रू थ्रेड? स्क्रू थ्रेड क्या होता है? ए स्क्रू थ्रेड इज ए रीज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन फॉर्म्ड हेलिकली ऑन द सरफेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल बॉडी और कॉनिकल बॉडी। तो स्क्रू थ्रेड मतलब क्या होता है, कोई भी सिलिंड्रिकल ऐसे बॉडी है या कोई भी कॉनिकल ऐसे बॉडी है, तो इसमें जब रीज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन फॉर्म्ड हेलिकली, मतलब हेलिकली जब ऐसे यूनिफॉर्मली पाथ बनते रहेगा, मतलब उसका जब एक ही इसमें जब इसका क्या होगा, हेलिकल उसमें जब ग्रुप बनते रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग स्क्रू थ्रेड कहेंगे। स्क्रू थ्रेड किस पर होता है? सिलिंड्रिकल बॉडी या कॉनिकल बॉडी का ऊपर होता है। जैसे एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट का आउटर सरफेस में एक्सटर्नल थ्रेड होता है, जैसे स्क्रू में होता है, बोल्ट में होता है, स्टड में होता है, थ्रेडेड स्पिंडल में होता है। और इंटरनल स्क्रू थ्रेड कहाँ पे होता है? इनर सरफेस ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट। जो भी हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, तो उसका इंटरनल पोर्शन में, तो हम लोग उसमें इंटरनल स्क्रू थ्रेड बनाते हैं, जैसे नाट होता है, थ्रेडेड लीड होता है। ओके,
लीड मतलब क्या होता है, ढक्कन होता है। जैसे बटल का जो लीड होता है या उसका कैप आप लोग बोल सकते हैं, जो ढक्कन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इंटरनल थ्रेड बने रहते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे अगर कोई भी एक स्क्रू है, ठीक है, तो ऐसे अगर कोई भी एक स्क्रू है और उसका ऐसा वाला पोर्शन है, तो इसमें क्या होता है, उसका हेलिकल पाथ रहता है। तो इसमें आपको वही बताया है, ये जो होता है ये होता है उसका एक्सटर्नल डायमीटर डी होता है। ओके, तो इसमें आपको वही बताया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और भी अच्छा से मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए, ये जो स्क्रू थ्रेड है ये इसका डायमीटर होता है। ओके, इसका बाद आप लोग जानते हैं, जब भी कोई भी स्क्रू थ्रेड उसका एक रोटेशन पूरा करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। जब कोई भी स्क्रू थ्रेड या स्क्रू थ्रेड कंपोनेंट एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन को कंप्लीट करते हैं तो वो होता है उसका लीड, स्क्रू थ्रेड के लीड होता है। तो आप देख सकते हैं, एक रोटेशन मतलब क्या होता है, इधर से आप देख सकते हैं कि शुरू हो रहा है, तो ऐसे जब घूमेगा तो क्या होगा, इधर तक आके फिर इधर क्या, इधर आके ज्वाइन हो रहा है। आप देखिए बीच में जो एक्सिस लाइन आपको दिया है, ये आपका एक्सिस लाइन है, तो उसमें आप देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसको घुमा घुमा के इधर ही खत्म हो रहा है। मतलब एक चक्कर में इतना तक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो ये होता है इसका लीड। तो स्क्रू थ्रेड एक रोटेशन में जितना दूरी तय करता है वो होता है उसका लीड। तो इतना तक क्या होगा, स्क्रू थ्रेड का कंपोनेंट में वो स्क्रू चला जाएगा। और ये होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए क्या होता है, लीड इज इक्वल टू पिच होता है। क्योंकि पिच मतलब आप लोग जानते हैं कि दो थ्रेड का बीच में, दो कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रेड के बीच में जो गैप होता है या डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक थ्रेड अगर इधर होगा दूसरा थ्रेड इधर होगा, फिर ऐसे घूम के जब इधर ज्वाइन होगा तो तीसरा थ्रेड कहाँ होगा, इधर होगा, फिर ऐसे घूम के जब इधर ज्वाइन होगा तो चौथा थ्रेड कहाँ होगा, इधर होगा। तो ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो टोटल चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ और भी अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रू इधर से स्टार्ट हुआ था, इधर आके ख़त्म हुआ। तो ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए क्या होता है, लीड होता है, क्योंकि एक चक्कर में हो रहा है। और सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए पिच भी क्यों होता है, क्योंकि एक थ्रेड इधर है और एक थ्रेड इधर है। ओके, और आप देखिए इसमें जो एंगल बन रहा है उसका बेस बराबर, जब हम लोग इसका एक सरलरेखा को हम लोग खींचेंगे और इसमें आप देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, सेकेंड जो आपका टीथ है तो इधर मैच कर रहा है, तो इसका साथ इसका क्या करना पड़ेगा, इसको मैच करना पड़ेगा और इधर एक आपको लाइन करना है, क्योंकि आप लीड कितना है या पिच कितना है, इधर तक है। तो ये जो एंगल एक्चुअली बन रहा है ये हेलिक्स एंगल है, ठीक है। हेलिक्स एंगल क्या है आपको समझ में आ गया है। हेलिक्स एंगल मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ऐसे जो हेलिकल पाथ होता है, ऐसे हेलिकल पाथ होता है, इसमें जो एक्सिस होता है तो एक्सिस बराबर क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर लाइन जब आप लोग ड्रॉ करेंगे और इसका जो एंगल, जो हेलिकल पाथ जब थोड़ा सा क्या होता है वो इंक्लाइन मूव होता है, मतलब टेढ़ा करके मूव होता है। तो ये जो बीच में जो एंगल होता है इसको हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये इसका पिच हो रहा है और इधर आप देखिए इतना डिस्टेंस हो तय कर रहा है, तो इसका साथ जो एंगल जो बना रहा है तो ये होता है इसका हेलिक्स एंगल। और इतना जो दूरी तय कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उसका लीड होता है। वो क्या करते हैं, उसका सरकमफरेंस का बराबर होता है। तो सर्कल का सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ओके, तो इसको आप लोग और क्या बोल सकते हैं, 2r पाई भी बोल सकते हैं। 2r इज इक्वल टू क्या था, डायमीटर होता है, तो पाई डी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, इसलिए सरकमफरेंस आपको पाई डी दिया है। तो आपको समझ में आ गया पूरा फैक्ट, हेलिक्स एंगल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हेलिक्स एंगल इसमें कैसे बन रहा है, जो इसका लीड है तो उसका साथ जो पिच का जो एंगल एक्चुअली बन रहा है वो होता है उसका हेलिक्स एंगल। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 852, machine which are designed to perform only some specified operation so as to produce identical items is, machine जो केवल कुछ निर्दिष्ट संचालन करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि समान वस्तु की उत्पादन किया जा सके। तो ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल आइटम, मतलब समान प्रकार के हम लोग वर्कपीस को बनाते हैं और जिसको हम लोग स्पेसिफाइड ऑपरेशन के लिए बनाते हैं, मतलब कुछ निर्दिष्ट ऑपरेशन के लिए, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग उसको बनाते हैं। तो कौन सा मशीन होता है, लेथ मशीन, प्लेनर मशीन, स्लॉटर मशीन या स्पेशल पर्पस मशीन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एक्चुअली ABCD होना चाहिए था, ठीक है। तो
तो जब मैं PDF प्रोवाइड करूँगा तो PDF में इसको हम सुधार देंगे। तो स्पेशल पर्पस मशीन जो होता है, एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एक स्पेशल पर्पस के लिए आपको बनाना है। सोचो कोई भी एक आपको गियर काटना है जो बाकी सब इन मशीन में हम लोग नहीं बना सकेंगे, तो वो गियर को हम लोग जल्दी जल्दी बनाने के लिए, जल्दी किस में बनाना पड़ता है, मास प्रोडक्शन में बनाना पड़ता है। ठीक है, और मास प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिकल पार्ट बनाते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ जॉब हम लोग बनाते हैं, सेम जॉब हम लोग बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्पेशल पर्पस मशीन भी हम लोग बना लेते हैं कि ये जॉब है तो इसको बनाने के लिए सिर्फ यही मशीन हम लोग यूज़ करेंगे, तो उस मशीन से सिर्फ यही जॉब बनेगा, बहुत सारा नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा नंबर में यही सिर्फ बनेगा। ठीक है, तो वो मशीन होता है स्पेशल पर्पस मशीन, सिर्फ जो आप लोग का पर्पस रहेगा उसी पर्पस के लिए जो हम लोग मशीन को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 853, स्मॉल साइज सिलिंड्रिकल जॉब ऑन इंजन लेथ आर हेल्ड इन, इंजन लेथ पर छोटे आकार के बेलनाकार कार्य होते हैं। तो इंजन लेथ में स्मॉल साइज सिलिंड्रिकल रॉड को हम लोग कैसे पकड़वाते हैं, थ्रीजा चक में, फोरजा चक में, कॉलेट चक में या लेथ डॉग में। तो लेथ डॉग हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब दोनों सेंटर का बीच में हम लोग टर्निंग करते हैं, जब हम लोग दोनों सेंटर का बीच में टर्निंग करते हैं तब हम लोग लेथ डॉग यूज़ करते हैं। तो जब इसमें बोला है इंजन लेथ या सेंटर लेथ में जब हम लोग स्मॉल साइज सिलिंड्रिकल जॉब का पकड़वाना चाहेंगे, इसको पकड़ना चाहेंगे, तो हम लोग कौन सा चक यूज़ करेंगे, कॉलेट चक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉलेट चक किससे बनता है, हार्ड एंड स्टील स्लीव से बनता है। कॉलेट चक, थ्रीजा चक, फोरजा चक क्या होता है पहले मैं डिटेल में आपको बताया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 854, जनरली एब्रेसिव स्टिक्स आर यूज्ड इन, आमतौर पर एब्रेसिव स्टिक्स, एब्रेसिव छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा ऑपरेशन में किया जाता है, लैपिंग ऑपरेशन, होनिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, फास्टिंग ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बोला था कि होनिंग से क्वेश्चन आपको मिलेगा, 5-6 क्वेश्चन मिलेगा। जो टॉपिक हमें क्लियर करना था बहुत पहले मैं आप लोगों को बताया था कि इस टॉपिक पे हमें एक अलग से क्लास लेना है और इस टॉपिक को भी मैं क्लियर करूंगा। और भी क्लास बाकी है, जैसे लिमिट फिट टॉलरेंस का एक क्लास बाकी है, पार्ट 2 बाकी है, वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। सरफेस फिनिश का एक क्लास बाकी है, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ कंप्लीट करूंगा। हॉर्निंग ऑपरेशन में हम लोग एब्रेसिव स्टिक मतलब एब्रेसिव छड़ का इस्तेमाल करते हैं। जो एब्रेसिव स्टिक बनता है एब्रेसिव प्लस बॉन्डेड मटेरियल से, एब्रेसिव में जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और डायमंड हो सकता है, और बॉन्डेड में बॉन्ड में क्या यूज होगा, विट्रीफाइड बॉन्ड और रेजोनाइट बॉन्ड यूज होता है। ठीक है, और इसका हम लोग स्टिक बनाते हैं और हॉर्निंग टूल में हम लोग उसको फिट करते हैं। और इसका हॉर्निंग टूल में कितना नंबर ऑफ फीट है, 3 से 12 नंबर ऑफ एब्रेसिव स्टिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे जरूरत पड़ता है उसका बेसिस पे हम लोग 3 से 12 टोटल हम लोग मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 हम लोग एब्रेसिव स्टिक यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 855, हॉर्निंग इज डन इन, हॉर्निंग कहाँ पे किया जाता है। तो हॉर्निंग पर्पस क्या होता है सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताया हूँ, आप लोग वीडियो देख लेना। तो हॉर्निंग ऑपरेशन हम लोग करते हैं इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस या हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस में हम लोग हॉर्निंग ऑपरेशन करते हैं। अगर ऐसे आपको पूछता है लैपिंग इज डन इन, लैपिंग कहाँ पे करते हैं, इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस और फ्लैट सरफेस में भी हम लोग करते हैं तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 856, हॉर्निंग ऑपरेशन नीड, हॉर्निंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या जरूरत पड़ता है, तो इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब अप एंड डाउन का भी जरूरत पड़ता है और रोटरी मोशन का भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो कैसे होता है आप लोग डिटेल वीडियो देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटरी मोशन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 857, ग्रुप्स प्रोवाइडेड ऑन लैपिंग प्लेट आर यूजुअली, लैपिंग प्लेट पर दिए गए खांचे आमतौर पर डैश होते हैं। तो लैपिंग प्लेट इसमें जो ग्रुप बने रहते हैं, ऐसे स्क्वायर जो ग्रुप होता है, तो उसमें ग्रुप का बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 8 मिलीमीटर दूरी में रहता है, 10 मिलीमीटर दूरी में रहता है, 12 मिलीमीटर दूरी में रहता है, 15 मिलीमीटर दूरी में रहता है। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 12 मिलीमीटर दूरी में रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो लैपिंग चैप्टर को भी बहुत ही अच्छा से मैं क्लियर किया हूँ, शायद 40 मिनट से भी ज़्यादा टाइम मैं इसका लगाया हूँ।
समझाने में, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर को मैं बहुत अच्छा से क्लियर किया हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो इतना डिटेल में आपको थियोरीटिकली प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 858, व्हाट लेटर के डिनोट्स इन द मार्किंग सिस्टम ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग प्रणाली में के किस अक्षर को दर्शाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में के लेटर क्या इंडिकेट करता है, एब्रेसिव, बॉन्ड, ग्रेन साइज या ग्रेड। अगर सी रहता तो हम लोग सोचते कि सिलिकॉन कार्बाइड है, डी रहता तो हम लोग सोचते हैं डायमंड है, बट इसमें के बोला है तो के किसमें आएगा, के आएगा ग्रेड में, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें ग्रेड होता है 3 टाइप, सॉफ्ट ग्रेड होता है, मीडियम ग्रेड होता है और हार्ड ग्रेड होता है। इसका रेंज क्या है वो भी आपको जान लेना चाहिए। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग ग्रेड मिलता है, तो निमी का हिसाब से आपको ऑलवेज चलना है। तो सॉफ्ट अगर देखते तो ए से एफ तक सॉफ्ट ग्रेड होता है, जी से वी तक मीडियम ग्रेड होता है और डब्ल्यू से जेड तक हार्ड ग्रेड होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है और एक ग्रेड होता है, ओके। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, एब्रेसिव क्या होता है, डिटेल में मैं इस सीरीज में आप लोगों को बहुत ही अच्छा से क्लियर किया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, अब आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए। प्रीवियस 2000 एमसीक्यू का सीरीज में मैं बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुका हूं और भी आगे जब क्लास में प्रोवाइड करूंगा जो बाकी टॉपिक है उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करते जाऊंगा। बट आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना। और एक बात आपको बताना मैं भूल गया हूँ, जो भी स्टूडेंट 2000 एमसीक्यू का सीरीज आप लोग फॉलो कर रहे हैं और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हैं, आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करना चाहते हैं और भी मजबूत करना चाहते हैं और भी आप लोग का अच्छा प्रिपरेशन बनेगा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे तब। तो इसीलिए मैं अपना वेबसाइट पर 25 सेट ऑफ ऑनलाइन मॉक टेस्ट रिलीज किया हूँ जो मेरा वेबसाइट पर अवेलेबल है, और 2 मॉक टेस्ट में डेमो फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया हूँ, तो फ्री में आप दे सकते हैं। और इसमें भी जो क्वेश्चंस कलेक्शन है आप लोग सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करके देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, हम 100% गारंटी देकर आपको बता सकता हूँ। और हम 25 सेट को जो अलग से बनाया हूँ बहुत इसमें ध्यान से हम उसको सब कुछ इसका पैटर्न को मेंटेन करके, इसका नॉन टेक को मेंटेन करके सब कुछ हम अच्छा से क्वेश्चन को सिलेक्शन किया हूँ। जो 2000 एमसीक्यू का सीरीज में क्वेश्चन मिस हो गए हैं वो सब क्वेश्चन हम टेस्ट पर डाल दिए हैं, तो आप लोग का सभी चैप्टर बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा और डीआरडीओ के लिए एक कॉम्पैक्ट पैकेज आप लोग का बन जाएगा। तो आप लोग 25 सेट आप लोग एनरोल कर सकते हैं मेरा वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 859, एंगल प्लेट इज यूज्ड फॉर टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग और एनी अदर ऑपरेशन ऑन ए सरफेस व्हिच इज। तो एंगल प्लेट हम लोग टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, एनी अदर ऑपरेशन करने के लिए यूज करते हैं। और एंगल प्लेट 3 टाइप होता है, एक होता है सॉलिड एंगल प्लेट, दूसरा होता है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, तीसरा होता है स्विवेल टाइप एंगल प्लेट, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है एंगल प्लेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रिलिंग, बोरिंग और टर्निंग, अदर ऑपरेशन करने के लिए। और इसका जो फिनिश सरफेस होता है वो कैसा रहता है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है, मतलब 90 डिग्री में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एंगल प्लेट हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो नंबर से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और एंगल प्लेट 2 ग्रेड में अवेलेबल होता है, एंगल प्लेट ग्रेड 1 और ग्रेड 2। और क्वेश्चन ऐसे आता है एंगल प्लेट को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, नंबर से करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 860, इन लिक्विड कार्बोडाइजिंग द डेप्थ ऑफ केस कैन बी हार्डेंड अप टू। लिक्विड कार्बोडाइजिंग में केस की गहराई को डैश तक कठोर की जा सकती है। तो लिक्विड कार्बोडाइजिंग, सॉलिड कार्बोडाइजिंग, गैस कार्बोडाइजिंग कैसे होता है एक क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छा से इस सीरीज में आपको क्लियर किया हूँ 2000 का सीरीज में। फिर भी मैं आपको लिक्विड कार्बोडाइजिंग क्या होता है थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, तो आप लोगों का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो लिक्विड कार्बोडाइजिंग बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, और कार्बोडाइजिंग मतलब क्या होता है, जो आपका वर्कपीस होता है उसमें केस हार्डनिंग करने से पहले सबसे पहले उसका केस पर, केस मतलब क्या होता है, सतह पर, जैसे मोबाइल का केस होता है, केस मतलब कवर होता है,
ठीक है। तो उसका जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है उसका सतह पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले केस हार्डनिंग करने के लिए कार्बोडाइजिंग करते हैं, मतलब कार्बन उसमें ऐड करते हैं। उसका बाद हम लोग उसमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं। ओके, तो लिक्विड कार्बोडाइजिंग में कितने डेप्थ तक हार्ड होता है, तो ये आपको पूछा है। 25 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर, 0.025 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर। तो कैसे हम लोग लिक्विड कार्बोडाइजिंग करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लिक्विड कार्बोडाइजिंग कैन बी डन इन ए हीटेड सॉल्ट बाथ। तो इसमें एक सॉल्ट बाथ टैब रहता है जिसमें हम लोग सॉल्ट लेते हैं। ओके, और इसमें क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड आर टाइपिकली कार्बोडाइजिंग सॉल्ट। तो कार्बोडाइजिंग सॉल्ट का हिसाब से हम लोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर ए कॉन्स्टेंट टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ कार्बोडाइजेशन द डेप्थ ऑफ द केस डिपेंड्स ऑन द साइनाइड कॉन्टेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टाइम एंड टेम्परेचर का ऊपर, मतलब कार्बोडाइजिंग जब आप करेंगे तो इसमें कितना टाइम और टेम्परेचर आप लोग दे रहे हैं उसका ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट तक आप लोग का सरफेस में कार्बन उसमें जमा होगा। ओके, सल्ट बाथ कार्बोडाइजिंग इज वेरी रैपिड, ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है एंड बट इट इज नॉट ऑलवेज सुइटेबल बिकॉज इट प्रोड्यूस एब्रप्ट चेंज इन द कार्बन कंटेंट फ्रॉम द सरफेस टू द कोर। तो ये ऑलवेज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हर बार इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका केस को, मतलब सतह के सरफेस को सिर्फ हार्डनिंग बनाने के लिए, मतलब उसका सरफेस में सिर्फ कार्बन कंटेंट बढ़ा के उसका सरफेस को हार्ड करने का। बट जब हम लोग सॉल्ट बाथ हम लोग का कार्बोडाइजिंग करते हैं या लिक्विड कार्बोडाइजिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें केस छोड़ के भी कभी कभी क्या होता है, कोर पोर्शन तक, मतलब अंदर पोर्शन तक भी क्या होता है उसमें कार्बोडाइजिंग हो जाता है, मतलब कार्बन ज़्यादा ऐड हो जाता है और इसमें क्या होता है उसका कोर तक भी वो हार्ड बन जाता है, जो हम लोग को बनाना नहीं होता है। अगर टोटल हार्ड बन जाएगा तो हार्ड एंड कंपोनेंट हो जाएगा, बट हम लोग को सिर्फ उसका सरफेस को हार्ड बनाना पड़ता है। ओके, दिस प्रोड्यूसेस ए टेंडेंसी फॉर द केस ऑफ फ्लेक। इसका बाद भी आप पढ़ सकते हैं, दिस इज सुटेबल फॉर ए थीन केस। जब आपको पतले केस आपको बनाना पड़ेगा, पतले आपको सरफेस पर लेयर बनाना पड़ेगा कार्बन का, तब आपको यूज़ करना है। और इसका कितना डीप होता है, इसका कार्बोडाइजिंग लेवल 0.25 मिलीमीटर डीप होता है। ओके, और इसका एडवांटेजेस क्या होता है, जल्दी ये हीट होता है और इसका डिस्टोर्शन बहुत कम होता है, मतलब विकृति बहुत कम होता है। ओके, और ये बहुत ही फिल्थी होता है, इसीलिए क्लीनिंग का जरूरत पड़ता है। फिल्थी मतलब डर्टी होता है, इसलिए इसको साफ सुथरा करने का जरूरत होता है जब हम लोग लिक्विड कार्बोडाइजिंग करते हैं उसका बाद। ओके, 860 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 861, इन गैस कार्बोडाइजिंग द गैस कॉमनली यूज्ड इज। गैस कार्बोडाइजिंग में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सा है, तो गैस कार्बोडाइजिंग में हम लोग मीथेन और प्रोपेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं आपको गैस कार्बोडाइजिंग का बारे में बताया था, आज थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा तो और भी अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। Gas carburizing, the work is placed in a gas tight container which can be heated in a suitable furnace or the furnace itself may be the container। तो गैस कार्बोडाइजिंग में सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा, कंटेनर गैस टाइट कंटेनर, मतलब कंटेनर से गैस लीक नहीं होना चाहिए, वो कंटेनर से बाहर भी गैस नहीं जाना चाहिए और बाहर से गैस अंदर भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए वैसे हम लोग कंटेनर लेते हैं और उसमें हम लोग वर्कपीस को डालते हैं, उसका बाद उस कंटेनर को हम लोग हीट करते हैं। ओके, या फर्नेस में हीट करते हैं, या वो जो फर्नेस होता है वो खुद ही कंटेनर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सोचिए, नॉर्मल आपको मैं बताता हूँ, ये कंटेनर है, इसमें वर्कपीस हम लोग डाल दिए, गैस टाइट बॉक्स है, तो गैस टाइट बॉक्स में वर्कपीस डालने के बाद हम लोग इसको फर्नेस में हीट कर रहे हैं। तो इसका बाद क्या होगा, द कार्बोडाइजिंग गैस इज एडमिटेड टू द कंटेनर। उसका बाद हीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बोडाइजिंग गैस उसमें डालेंगे और एग्जिट गैस को हम लोग निकालने नहीं देंगे। इसका बाद क्या बोला है, द गैस such as methane and propane may be fed directly into the container in which the work is placed। तो इसमें बोला है वो कंटेनर में हम लोग डायरेक्टली मीथेन और प्रोपेन गैस का सप्लाई देते रहेंगे जिसमें वर्कपीस रहता है, जिस कंटेनर में वर्कपीस रहता है। और वो गैस क्या करेगा, वो गैस हीटेड होके
जो वर्कपीस रहेगा उसका सरफेस पर डिफ्यूज हो जाएगा और उसमें एक कार्बोडाइजिंग लेयर बनाएगा। ओके, तो ये होता है कार्बोडाइजिंग। कैसे करते हैं हम लोग, उसका 3 प्रोसेस। सबसे पहले तो सॉलिड कार्बोडाइजिंग, जो क्वेश्चन नहीं है इसीलिए मैं डिस्कशन नहीं कर, पहले मैं आपको बताया हूँ। लिक्विड कार्बोडाइजिंग और गैस कार्बोडाइजिंग के बारे में मैं आपको बताया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 862, गैस यूज्ड इन नाइट्राइडिंग इज। नाइट्राइडिंग में प्रयुक्त गैस है, तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस में कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं। देखो, केस हार्डनिंग हम लोग केस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग हम लोग टोटल 4 मेथड में करते हैं। सबसे पहला होता है केस हार्डनिंग, दूसरा होता है नाइट्राइडिंग, तीसरा होता है सरफेस फ्लेम हार्डनिंग और चौथा होता है इंडक्शन हार्डनिंग। फिर से मैं आपको बताता हूँ, सरफेस हार्डनिंग, वर्कपीस का सरफेस को हम लोग हार्ड करते 4 मेथड में। सबसे पहला होता है केस हार्डनिंग, दूसरा होता है नाइट्राइडिंग, तीसरा होता है फ्लेम हार्डनिंग, चौथा होता है इंडक्शन हार्डनिंग, जो बहुत बार मैं क्लास में डिस्कशन किया हूँ। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या होता है मैं आपको और एक बार शॉर्ट में बताऊंगा, और इसके लिए कौन सा गैस प्रोजेक्ट होता है, कौन सा गैस यूज होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। गैस नाइट्राइडिंग, द गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस consists of heating the parts at 500 degree centigrade in a constant circulation of ammonia gas for up to 100 hours। तो इसमें भी सेम टू सेम होता है, जैसे मैं आपको गैस कार्बोडाइजिंग का बारे में बताया हूँ, गैस नाइट्राइडिंग वैसे सेम होता है। इसमें मीथेन और प्रोपेन का जगह क्या यूज होता है, एमोनिया गैस यूज होता है। ठीक है, एमोनिया गैस होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन रहता है और इसमें हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, तो एमोनिया गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, गैस टाइट बॉक्स में हम लोग वर्कपीस को रखते हैं, कांस्टेंट सर्कुलेशन उसमें एमोनिया गैस डालते रहते हैं और वर्कपीस को हीट करते 500 डिग्री सेंटीग्रेड में। और कितने देर तक करते, 100 आवर्स तक, 100 घंटे तक हम लोग इसको हीट करते रहते हैं। इसमें बोला है ड्यूरिंग द गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस, गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस चलते टाइम द पार्ट्स आर इन एन एक्सटर्नल हीटेड गैस टाइट बॉक्स। तो एक्सटर्नल हीटेड मतलब एक गैस टाइट बॉक्स होता है, उसमें हम लोग वर्कपीस को डालते हैं और हम लोग एक्सटर्नल बाहर से उसको हीट करते हैं। फिटेड विथ इनलेट एंड आउटलेट बोर्ड फॉर एमोनिया गैस, इसमें इनलेट और आउटलेट बोर्ड रहता है एमोनिया गैस के लिए। इनलेट में हम लोग एमोनिया गैस को डालते हैं और आउटलेट में एमोनिया गैस निकल के आ जाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 घंटे तक 500 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हीट करते रहते हैं और कंस्टेंट सर्कुलेशन कर देते हैं एमोनिया गैस का। एट द कंप्लीटेशन ऑफ सोकिंग, सोकिंग मतलब आप लोगों को पता है कि वर्कपीस का जितना थिकनेस तक उसका टोटल उसका गैस मतलब कार्बन उसका जमा होना चाहिए, उतना तक अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोकिंग उसको हम लोग कहते हैं। आप लोग जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सरफेस को हार्ड करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब सरफेस का निर्दिष्ट और एक स्पेसिफिक थिकनेस तक उसका सोकिंग हो जाता है, उसका कार्बन पहुंच जाता है, उसका बाद क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर को 150 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग लाते हैं। और जब तक लाते तब तक हम लोग एमोनिया गैस का सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। when the box is open the cooling completed in air, उसका बाद गैस को बॉक्स को हम लोग ओपन करते हैं, उसका बाद हम लोग वायु में उसको हम लोग हवा में उसको हम लोग ठंडा करते हैं। नाइट्राइडिंग causes a film to be produced on the surface but this can be removed by light buffing। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने का बाद वर्कपीस का सरफेस हार्ड बन जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लेयर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ, एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, तो इसमें जो N रहता है तो नाइट्रोजन वर्कपीस का सरफेस में बैठ जाता है और उसका सरफेस को हार्ड बना देता है। तो ऐसे ही ये जो फिल्म बनता है नाइट्रोजन का, तो उसको हटाने के लिए आप लोग हल्का बाफिंग भी कर सकते हैं। लाइट बाफिंग अगर आप लोग करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसको आप लोग उस फिल्म को हटा भी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया था नाइट्राइडिंग प्रोसेस के लिए कौन सा गैस प्रोजुक्त होता है, कौन सा गैस यूज होता है। 4 ऑप्शन था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एमोनिया, चौथा ऑप्शन था मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3 मतलब एमोनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 863, सोल्डरिंग आयरन इज स्पेसिफाइड बाय द, सोल्डरिंग आयरन डैश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, कितने प्रकार के होता है,
ये किस मटेरियल से बनता है, डिटेल में मैं आपको इस सीरीज में बताया हूँ। मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों का मैं क्लियर कर चुका हूँ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो एक किससे स्पेसिफाइड होता है, किससे निर्दिष्ट होता है, लेंथ ऑफ शैंक, ओवरऑल लेंथ, वेट ऑफ द कॉपर हेड। ऑप्शन नंबर डी, लेंथ ऑफ द कॉपर हेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर हेड का वेट का हिसाब से हम लोग सोल्डरिंग आयरन को स्पेसिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो और एक बार आपको थोड़ा सा इसका पॉइंट देख लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। सोल्डरिंग आयरन का जो हेड होता है वो किस मेटेरियल से बनता है, वो कॉपर से बनता है। कॉपर से क्यों बनता है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो कॉपर हेड बीट का जो वेट होता है उसका बेसिस पे सोल्डरिंग आयरन को हम लोग स्पेसिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 864, फॉर होनिंग इन कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल एब्रेसिव यूज। जब हम लोग नॉन फेरस मेटल कास्ट आयरन इनका होनिंग करते हैं तो इसके लिए कौन सा एब्रेसिव यूज होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या इमेरी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम लोग SiC से लिखते हैं। ठीक है, तो नॉन फेरस मेटल या कास्ट आयरन का जब आपको होनिंग करना है तो सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव स्टिक आपको यूज करना पड़ेगा होनिंग टूल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 865, फॉर होनिंग इन टंगस्टेन एंड सिरामिक एब्रेसिव यूज्ड इज। तो जब टंगस्टेन सिरामिक वर्कपीस में आपको होनिंग करना पड़ेगा तो कौन सा एब्रेसिव यूज होगा, 4 ऑप्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, चौथा ऑप्शन इमेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। तो होनिंग का रिलेटेड अगर आपको पूरा जानकारी लेना है, क्योंकि होनिंग रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे इसका आंसर बता के आगे बढ़ूंगा। होनिंग रिलेटेड जितना डिटेल में बताना था मैं आपको बता चुका हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 866, हार्डर फिलर मटेरियल यूज्ड इन ब्रेजिंग इज कॉमर्शियली नोन एज। ब्रेजिंग में प्रयुक्त हार्डर फिलर सामग्री को व्यावसायिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। तो जब हम लोग ब्रेजिंग करते हैं उसके लिए एक नॉन फेरस फिलर मेटल यूज होता है। तो वो हार्डर फिलर मेटल कौन सा होता है, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर, स्पेल्टर या पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक कॉपर और जिंक से बनता है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जब हम लोग ब्रेजिंग प्रोसेस करते हैं या ब्रेज वेल्डिंग करते हैं तो नॉन फेरस फिलर मेटल यूज हम लोग करते हैं। तो कॉपर भी नॉन फेरस होता है, जिंक भी नॉन फेरस होता है, और स्पेल्टर कॉपर और जिंक से 1:1 रेशियो में बनता है। ओके, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रेजिंग के लिए हम लोग कौन सा फ्लेक्स यूज करते हैं, तब राइट आंसर हो जाता है बोरैक्स, BORAX। बोरैक्स हम लोग यूज करते हैं ब्रेजिंग में फ्लेक्स का तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 867, जो भी स्टूडेंट सोच रहा है ब्रेजिंग जब आया तो ब्रेजिंग टॉपिक में क्लियर क्यों नहीं किया, 2000 MCQ सीरीज में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। नेम द जिग यूज्ड फॉर बिग एंड कॉम्प्लेक्स जॉब व्हाइल ड्रिलिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग करते समय बड़े और जटिल कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाला जिग का नाम बताएं। जिग रिलेटेड भी जब क्वेश्चन आया था तब मैं आपको टाइप्स ऑफ जिग का बारे में बताया था कि कौन सा जिग होता है। ओके, इसमें मैं आपको बॉक्स जिग का भी बारे में बताया था कि बॉक्स टाइप का एक जिग होता है जिसमें हम लोग बॉक्स का अंदर वर्कपीस को डाल के इसका हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो बॉक्स जिग का एक बड़े वर्जन होता है ट्रूनियन जिग, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स है, जटिल आकार के जब है या बड़े आकार का जब है उसको हम लोग इसमें सेम टू सेम इसका बॉक्स होता है उसका अंदर डाल के हम लोग उसका डिफरेंट डायरेक्शन से, ऐसे बॉक्स रहता है उसका अलग अलग साइड से हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ट्रूनियन जिग। दिस कैन बी यूज्ड व्हेन लार्ज एंड awkwardly shaped वर्कपीस आर टू बी ड्रिल्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो ट्रूनियन जिग कब यूज होगा, जब बड़े आकार का कोई भी जब या awkwardly मतलब जिसका शेप थोड़ा सा अलग होता है, टेढ़ा होता है या अजीब टाइप का जो भी वर्कपीस होता है उसमें जब डिफरेंट डायरेक्शन से ड्रिलिंग करना पड़ेगा तब ट्रूनियन जिग यूज होता है। दिस इज ए फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉक्स जिग। तो बॉक्स जिग का मॉडिफिकेशन करके ट्रूनियन जिग बनाया जाता है, व्हिच इज कैरिड ऑन ट्रूनियन रोटेटेड फ्रॉम द स्टेशन टू स्टेशन एंड पोजीशन यूजिंग एन इंडेक्सिंग डिवाइस। ठीक है, तो इसमें एक इंडेक्सिंग डिवाइस रहता है, उसका बेसिस पे हम लोग इसका डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हो। आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर हम लोग वर्कपीस को डालते हैं और इसमें हम लोग डिफरेंट जो भी आप देख सकते हैं इसमें बूस है
जिग बूस है उसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। ओके, और बॉक्स जिग का दूसरा नाम होता है टम्बल जिग, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 868, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैडमियम इज 320 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग कंपोनेंट मेड ऑफ। कैडमियम का गलनांक बिंदु होता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड, और कौन सा मटेरियल में, कौन सा वर्कपीस में कोटिंग देने का काम में कैडमियम यूज होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन या स्टील। स्टील का जो वर्कपीस होता है तो उस वर्कपीस में जब कोटिंग बनाना पड़ता है, कोटिंग देने के लिए हम लोग कैडमियम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो स्टील का कोटिंग देने के लिए हम लोग कैडमियम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 869, मैग्नेट्स आर मेड ऑफ, चुंबक डैश के बने होते हैं। चुंबक किससे बनते हैं, क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट या सिलिकॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट से बनता है। ठीक है, सिलिकॉन जब बोल रहे हैं तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन स्टील जो होता है, सिलिकॉन स्टील से हम लोग स्प्रिंग बनाते हैं। स्प्रिंग जब बनाने के लिए बोलेगा तो सिलिकॉन स्टील हम लोग यूज करते हैं। ओके, और टंगस्टन हम लोग फिलामेंट का बनाने के लिए यूज करते हैं। और क्रोमियम आप जानते हैं कि क्रोमियम क्या करते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है इसका, और ये स्टेनलेस स्टील में मैक्सिमम टाइम यूज होता है कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। कोबाल्ट रिलेटेड शॉर्ट नोट से आप पढ़ सकते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोबाल्ट इज 1495 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है। दिस कैन रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड वी आर रेजिस्टिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो वी आर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में। कोबाल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नेट, बॉल बियरिंग, कटिंग टूल। तो बॉल बियरिंग, कटिंग टूल, मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है। कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील इज समटाइम नोन एज सुपर HSS। तो क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, सुपर HSS किससे बनता है, या उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील। मतलब इसमें कोबाल्ट का परसेंट ज़्यादा होता है, इसमें 5 to 8% कोबाल्ट रहता है। दिस हैज़ बेटर हार्डनेस एंड वी आर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देन 18 टंगस्टन HSS। मतलब हाई स्पीड स्टील में क्या रहता है, 18:4:1 अनुपात में क्या रहता है, TCV रहता है। जस्ट आपको याद रखना है, T मतलब होता है टंगस्टन, C मतलब होता है क्रोमियम, और V मतलब होता है वेनेडियम। जस्ट मैं आपको एक ट्रिक्स बताया हूँ और कुछ नहीं। जनरली टंगस्टन को लिखने के लिए हम लोग W से डिनोट करते हैं, ओके, बट इसको हम लोग टंगस्टन बोलते हैं तो T से, C से और V से। TC भी आपको याद रखना है। तो 18 रहता है टंगस्टन, 4 रहता है क्रोमियम, और 1 रहता है वेनेडियम। ओके, तो ऐसा HSS से कौन सा अच्छा होता है, कौन सा HSS का हार्डनेस और वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, कोबाल्ट HSS में, या आप बोल सकते हैं सुपर HSS में। ओके, समझ में आ गया पूरा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 870, टाइम टेकन फॉर सेरेडाइजिंग डिपेंड्स ऑन। तो सेरेडाइजिंग प्रोसेस में टोटल कितने टाइम लगता है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी में पढ़ सकते, सेरेडाइजिंग में लगने वाला समय डैश पर निर्भर करता है। तो सेरेडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है ये भी मैं आपको बताया हूँ। कोई भी एक आयरन कंपोनेंट है तो उस आयरन कंपोनेंट के ऊपर जब हम लोग जिंक का कोटिंग बनाते हैं वो होता है सेरेडाइजिंग प्रोसेस। तो कैसे बनाते हैं डिटेल में मैं आपको इस सीरीज में बताया हूँ, ठीक है। तो सेरेडाइजिंग प्रोसेस में कितने टाइम लगता है तो एक किसका ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द कोटिंग। कोटिंग कितना होना चाहिए या कोटिंग का थिकनेस कितना है उसका ऊपर डिपेंड करता है सेरेडाइजिंग प्रोसेस। अगर आपको थिकनेस ज़्यादा ज़रूरत होता है, अगर उसको थिक करने का ज़रूरत होता है तो सेरेडाइजिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, और कोटिंग आपको पतला बनाना है तो सेरेडाइजिंग प्रोसेस में कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसा आपको कोटिंग बनाना है उसका थिकनेस का ऊपर सेरेडाइजिंग प्रोसेस का टाइम डिपेंड करता है। और सेरेडाइजिंग प्रोसेस के लिए हम लोग कितने डिग्री में हीट करते हैं, 370 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग हीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 871, बेबिट मेटल्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियरिंग। बेबिट मेटल इज एन एलॉय ऑफ। बेबिट मेटल बियरिंग बनाने के लिए यूज होता है। बेबिट मेटल किसका एलॉय में बनता है, ऑप्शन नंबर ए जिंक, टीन, कॉपर, एंटीमोनी। ऑप्शन नंबर बी कॉपर, जिंक, टीन। ऑप्शन नंबर सी कॉपर, जिंक। ऑप्शन नंबर डी लीड, टीन, कॉपर, एंटीमोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
लीड, टिन, कॉपर, एंटीमोनी। तो इन 4 चीज़ से बेबिट मेटल बनता है, ठीक है। और बेबिट मेटल एक एंटी फ्रिक्शन एलॉय होता है और जो सॉफ्ट भी होता है, नरम भी होता है, ओके। और बियरिंग में हम लोग टीन बेस व्हाइट मेटल यूज करते हैं, जिसको बेबिट मेटल का नाम से हम लोग जानते हैं। देखो व्हाइट मेटल हम लोग बियरिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। व्हाइट मेटल 2 टाइप होता है, एक होता है टीन बेस और दूसरा होता है लीड बेस, ठीक है। तो टीन बेस व्हाइट मेटल को हम लोग बेबिट मेटल कहते हैं, ओके। और जो व्हाइट मटेरियल से हम लोग बियरिंग बनाते हैं उसका लो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है अदर बियरिंग मटेरियल का तुलना में। तो अदर बियरिंग मटेरियल का तुलना में जब अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाइट मेटल लो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, मतलब लोड कैरी बहुत ही कम कर पाता है, ज़्यादा लोड ये नहीं कैरी कर पाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ कि बेबिट मेटल सॉफ्ट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 872, which one of the following material is used for making musical instrument like trumpet, tuba, trombone etc। तो कौन सा मटेरियल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रम्पेट, ट्यूबा, ट्रोम्बोन इत्यादि बनाने के लिए यूज होता है? कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम या गन मेटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रास का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और ब्रास किसका एलॉय में बनता है? कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 873, फायर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस, which one of the following classes is related to cooking oil and grease such as animal fats, vegetable fats। तो फायर हम लोग अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं, जैसे ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और के होता है। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। क्लास ए फायर मतलब होता है जैसे सॉलिड चीज़ से अगर आग लगता है क्लास ए फायर में आता है, अगर लिक्विड चीज़ से आग लगता है क्लास बी फायर में आता है, अगर गैस या कोई भी गैस रिलेटेड चीज़ से अगर आग लगता है तो क्लास सी फायर का अंदर आता है, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है तो क्लास डी फायर का अंदर आता है। और जब कुकिंग ऑयल, ग्रीज जैसे उसमें एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट से जब आग लगता है तो क्लास के फायर का अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्लास के फायर यूज होता है। क्लास के फायर को बुझाने के लिए कौन सा हम लोग एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर या वाटर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। क्लास बी फायर को बुझाने के लिए हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। क्लास सी फायर को बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर यूज करते हैं। क्लास डी फायर को बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी आग को बुझाने के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर, हेलोन एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। और वैसे के को बुझाने के लिए, के क्लास फायर को बुझाने के लिए वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 874, which one of the following should not be applied while electrical fire। विद्युत आग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नहीं लगाया जाना चाहिए? तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जब आग लगेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इक्विपमेंट से जब आग लगेगा, क्लास डी फायर का अंदर आता है, तो इसमें कौन सा चीज़ अप्लाई नहीं करना चाहिए? अनप्लगिंग और डिस्कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब बिजली का सप्लाई को अनप्लगिंग और डिस्कनेक्टिंग करना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ ऑर्डिनरी ड्राई केमिकल, मतलब ड्राई केमिकल के यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सप्लाई ऑफ वाटर। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी जब भी आग लगेगा तो उसमें वाटर का सप्लाई बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वाटर का सप्लाई अगर कर देगा तो उसमें वाटर के में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और भी अच्छा से कंडक्ट हो पाता है और इलेक्ट्रिसिटी आग को और क्या करेगा, बुरी तरीके से और भी फैला देता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आग लगता है उसमें वाटर का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और फोम एक्सटिंग्विशर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब इलेक्ट्रिकल फायर से आग लगता है, ये इलेक्ट्रिकल फायर लगता है तो उसमें कौन सा चीज़ यूज़ नहीं करना है? तो वाटर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना है और फोम एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना है। और एक क्वेश्चन आता है क्लास बी फायर जब लगता है तो उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना है? वाटर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना है। क्लास बी फायर मतलब जो जैसे लिक्विड से आग लगता है ना, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल होता है, उसमें जब आग लगती है तो उसमें कभी भी वाटर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 875,
व्हेन पिच डायमीटर PD इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर DA इज इक्वल टू 48 मिलीमीटर मॉड्यूल विल बी। तो इसमें आपको मॉड्यूल निकालने के लिए बोला है। मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है पिच डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। तो इसमें तो नंबर ऑफ टीथ आपको पता नहीं है, तो आपको इधर कैसे निकालना पड़ेगा। तो देखो मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, एडेंडम होता है, ये चीज़ आपको जानना है, एडेंडम होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडेंडम का फॉर्मूला हो जाएगा आउटसाइड डायमीटर माइनस पिच डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो 48 माइनस 40 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा एडेंडम और इसका मॉड्यूल भी हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकता है। आउटसाइड डायमीटर आपको दे देगा, मतलब एडेंडम सर्कल आपको दिया जाएगा और पिच सर्कल डायमीटर भी आपको दिया जाएगा और उसमें आपको मॉड्यूल निकालना पड़ेगा। जब नंबर ऑफ टीथ आपको पता रहेगा तब आप तो इजीली निकाल सकते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ टीथ पता नहीं है। तो मॉड्यूल इज इक्वल टू हो जाएगा एडेंडम। तो एडेंडम इसको आप लोग HA से लिखते हैं, ठीक है, और एडेंडम सर्कल को हम लोग कैसे लिखते हैं, DA से लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। और पिच डायमीटर को PD या PCD भी हम लोग लिख सकते हैं, PCD भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 876, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी चेक। फायर एक्सटिंग्विशर को कब चेक करना चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो हर महीना फायर एक्सटिंग्विशर चेक करना चाहिए। और मैक्सिमम फायर एक्सटिंग्विशर किससे बनता है, स्टील से बनता है। फायर एक्सटिंग्विशर का जो कंटेनर होता है वो स्टील से बनता है। ओके, और एक क्वेश्चन जो होता है, जैसे हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसका गैस सिलेंडर किस मेटेरियल से बनता है, सीमलेस स्टील से बनता है, सीमलेस स्टील से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 877, टेस्ट मैंडल इज यूज्ड। टेस्ट मैंडल का उपयोग किया जाता है। तो टेस्ट मैंडल कहाँ पे उपयोग हम लोग करते हैं, तो जब हम लोग मशीन के अलाइनमेंट को इंस्पेक्शन करते हैं तब टेस्ट मैंडल यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा फॉर इंस्पेक्शन अलाइनमेंट ऑफ मशीन। मशीन का जब अलाइनमेंट आपको निर्णय करना पड़ेगा, मशीन के निरीक्षण संरेखन के लिए हम लोग यूज करते हैं टेस्ट मैंडल। तो टेस्ट मैंडल कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्ट मैंडल्स आर वाइडली यूज्ड एज इंस्पेक्शन टूल्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ न्यू मशीन टूल्स एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड वन। तो इसमें बोला है जब न्यू मशीन टूल हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई भी पुराना मशीन को हम लोग रिपेयर करते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए और एक्सेप्टेंस टेस्ट करने के लिए कि हाँ उसका हम लोग ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, और उसका इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग टेस्ट मैंडल का इस्तेमाल करते हैं। द क्वालिटी एज फार एज स्ट्रेटनेस एंड राउंडनेस आर कंसर्न्ड इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। तो इसमें हम लोग स्ट्रेटनेस और राउंडनेस को चेक कर सकते हैं। और इसमें बोला है, आप देख सकते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ ए टेस्ट मैंडल इन मेजरिंग द स्विंग ओवर हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में आप देख सकते हैं ऐसे टेस्ट मैंडल यूज हो रहा है। इसका बाद आप पढ़ सकते हैं टेस्ट मैंडल 2 टाइप होता है, सॉलिड मैंडल। तो सॉलिड मैंडल डिफरेंट लेंथ में अवेलेबल होता है और द डायमीटर मस्ट बी सच दैट द सैग इज केप्ट विद इन द परमिसेबल लिमिट। तो डायमीटर हम लोग कितने रखते हैं, द सैग इज केप्ट विद इन द परमिसेबल। ये जो सैग होता है तो उसको परमिसेबल लिमिट के अंदर हम लोग रखते हैं। और होलो मैंडल हम लोग आप देख सकते हैं, होलो मैंडल इज मेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेट ऑफ द मैंडल। देखो ऐसे सॉलिड मैंडल अगर बनाएगा और एक खोखले अगर मैंडल बनाएगा तो किसका वेट कम होगा, तो होलो मैंडल का वेट कम होगा। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं दिस अवॉइड सैग ऑफ द मैंडल ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, और इसका बाद आप देख सकते हैं दिस मैंडल ऑल्सो मस्ट बी साइज इन बिटवीन सेंटर। तो इसका बारे में ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, जस्ट आपको ये जानना है कि मैंडल हम लोग यूज़ करते, टेस्ट मैंडल हम लोग यूज़ करते हैं, नॉट मैंडल। टेस्ट मैंडल हम लोग यूज़ करते हैं जब नया मशीन या पुराना मशीन का इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन और एक्सेप्टेंस टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट मैंडल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ये प्रोसेस चार्ट शोज द एक्टिविटीज परफॉर्म। तो एक प्रोसेस चार्ट या एक प्रक्रिया चार्ट प्रदर्शन की गई गतिविधियों को दर्शाता है।
तो प्रोसेस चार्ट क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए दिखाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए जॉब। मतलब एक जॉब मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो इन सब एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट में लिखा रहता है। ओके, तो प्रोसेस चार्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोसेस चार्ट, ये प्रोसेस चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग जॉब। जब आप लोग कोई भी जॉब को मैन्युफैक्चर करते बनाते हैं या उसको उस पर काम करते हैं, तो उसमें जो भी आप लोग का एक्टिविटीज़ होता है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग प्रोसेस चार्ट कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वर्क फ्लो कंस्टिट्यूटिंग ए प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है ऑपरेशन का सीक्वेंस उसमें रहता है, वर्क फ्लो कैसे हुआ है, वर्क आप लोग कैसे किए हैं, ओके, और रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कैसे बने हैं, एक एक ऑपरेशन एक एक चीज़ आपको उधर जिस चार्ट में मिलता है वो होता है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट आर यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग द प्रोसेस इन डिटेल टू आइडेंटिफाई एरियाज पॉसिबल इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस चार्ट क्यों बनाया जाता है, हम लोग तो प्रोसेस चार्ट में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो मिलता है उससे फिनिश प्रोडक्ट में प्रोडक्ट तक बनाने के लिए जितना भी हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सब हम लोग एक एक करके प्रोसेस चार्ट में हम लोग उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग निरीक्षण करते हैं कि कौन सा जगह में हम लोग को इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है, कि ये जगह में हम लोग की है ऑपरेशन, तो उसमें हम लोग को क्या इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत होता है, तो इसलिए प्रोसेस चार्ट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस चार्ट दे आर, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोसेस चार्ट होता है। जैसे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। फ्लो प्रोसेस चार्ट, जैसे मैन मटेरियल इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ हुआ है वो भी। ऑपरेटेड चार्ट ऑल्सो कॉल्ड टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, ऑपरेटेड चार्ट को टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, सिमो चार्ट, तो इतना सारा प्रोसेस चार्ट होता है। और क्या होता है मैं आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 879, व्हाट विल यू नॉट डू व्हाइल डीलिंग विथ इलेक्ट्रिक शॉक्ड विक्टिम। बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आप क्या नहीं करेंगे। तो किसी भी एक आदमी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उसका साथ आपको कौन सा स्टेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी आदमी को अगर पावर सप्लाई में वो लग गया है तो उसका साथ आपको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब उसको भी आपको छूना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डीलिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द विक्टिम कनेक्टेड विद पावर लाइन, मतलब पावर लाइन का साथ जो कनेक्टेड है उसका साथ आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 880, सेंटरिंग कैन बी डन मोस्ट एक्यूरेटली ऑन। तो कौन सा चक में सेंटरिंग सबसे एक्यूरेटली होता है। पिछला क्लास में मैं आपको बताया था फोर्जा चक का एक्यूरेसी कितना होता है, वर्नियर कैलिपर का जैसा होता है, 0.02 मिलीमीटर मेट्रिक में होता है और इंच में होता है 0.001 इंच। वर्नियर कैलिपर भी प्रिसिशन होता है और इसका भी जो एक्यूरेसी होता है सेंटरिंग करने का, तो ये भी बहुत प्रिसिशन होता है फोर्जा चक में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर बात करते थ्रीजा चक में क्यों नहीं होता, थ्रीजा चक को ऐसे हम लोग यूनिवर्सल चक कहते, सेल्फ सेंटरिंग चक कहते, फिर भी इसका सेंटरिंग क्यों उतना एक्यूरेट नहीं होता, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। थ्री जॉ चक इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ सेंटरिंग चक या यूनिवर्सल चक। द मेजोरिटी ऑफ द चक हैव टू सेट ऑफ द जॉज फॉर होल्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। देखो कोई भी अगर इंटरनल डायमीटर है उसको पकड़ना है तो उसके लिए अलग चक यूज होता है, और एक्सटर्नल कोई भी वर्कपीस है उसको एक्सटर्नली अगर उसको पकड़ना है तो उसके लिए अलग जॉ अवेलेबल होता है। ओके, जैसे फोर्जा चक में क्या होता है, एक ही सेट जॉ रहता है जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को पकड़ सकते हैं, बट थ्रीजा चक में दो सेट ऑफ जॉज रहता है। ओनली परफेक्ट राउंड या हेक्सागन वर्क with equally spaced flat divisible by 3 should be held in थ्रीजा चक। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिलिंड्रिकल या राउंड जो बार होता है उसको पकड़ सकता है, हेक्सागोनल वर्कपीस को भी पकड़ सकता है थ्रीजा चक। इसमें आप देख सकते
स्क्रॉल थ्रेड है, ये जो आपको देखने को मिले स्क्रॉल थ्रेड होता है, इसमें स्क्रॉल थ्रेड मैकेनिज्म होता है। ओके, तो इसमें बोला की सॉकेट एंड बीवेल गियर पिनियन टू रोटेट स्क्रॉल। तो फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थ्रीजा चक इट इज सीन दैट द स्क्रॉल नॉट ओनली क्लैम्प ए कंपोनेंट इन प्लेस। तो स्क्रॉल नॉट ओनली कंपोनेंट को क्लैम्प करता है, वो क्या करता है, कंपोनेंट को लोकेट भी करता है। दिस इज फंडामेंटली ए बैड प्रैक्टिस सिंस एनी वेयर इन स्क्रॉल और द जॉज इम्पेयर्स द एक्यूरेसी ऑफ लोकेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो स्क्रॉल थ्रेड जो होता है, इसमें थ्रीजा चक में स्क्रॉल थ्रेड मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन भी आता है स्क्रॉल थ्रेड मैकेनिज्म कौन सा चक में होता है, थ्रीजा चक में होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका स्क्रॉल है, तो इसमें जब ये स्क्रॉल नॉट ओनली वर्कपीस को पकड़ता है, ये क्या करता है, ये वर्कपीस को लोकेट भी करता है। तो इसमें जब स्क्रॉल थ्रेड मैकेनिज्म में जब थ्रेड रहता है तो बहुत दिन होने के बाद क्या होता है, घिस जाता है थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड जब भी घिस जाता है तो स्क्रॉल में तब प्रॉब्लम आ जाता है, और जितना एक्यूरेसी के साथ वो कंपोनेंट को पकड़ सकते थे पहले, उतना कम एक्यूरेसी में पकड़ नहीं पाते, उतना अच्छा से लोकेट भी कंपोनेंट को नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें इनएक्यूरेसी आ जाती है, क्योंकि बहुत दिन लंबा टाइम होने के कारण वो गियर में वियर आ जाता है, मतलब वो गियर घिस जाता है। ठीक है, इसीलिए उसका इनएक्यूरेसी हो जाता है, उसका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं आता। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्जा चक। फोर्जा चक में ऐसे स्क्रॉल थ्रेड मैकेनिज्म नहीं रहता है, और ये लंबे टाइम तक या ये बहुत दिन तक इसका एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं थ्रीजा चक का तुलना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 881, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लीडेड गन मेटल ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। देखो ऐसे गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक रहता है, जिसमें कॉपर 88%, टिन रहता है 10% और जिंक रहता है 2%। बट इसमें बोला है लीडेड गन मेटल, मतलब इसमें लेड भी प्रेजेंट होगा, तो कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर जो कॉपर 85%, लेड रहता है 5%, जिंक रहता है 5% और टीन रहता है 5%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 882, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एंड रीयूज्ड विथ फास्टनर। मतलब कौन सा टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ को हम लोग फास्टनर से उसको हम लोग फिर से दोबारा यूज नहीं कर पाते और ऑल्टरनेट भी नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन मिलेगा, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट और रिब्ड बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वी बेल्ट। तो वी बेल्ट अगर खराब हो जाता तो उसको हम लोग दोबारा फास्टनर यूज करके उसको रीयूज नहीं कर पाते हैं। ओके, और वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इसका क्रॉस सेक्शन होता है और इसका एंगल होता है 40 डिग्री। ओके, और ये बनता है कॉर्ड और फैब्रिक से बनता है, CORD, कॉर्ड एंड फैब्रिक से वी बेल्ट बनता है। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी होता है, जब दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस कम होता है, ट्रेवर पुली और ड्रिवन पुली के बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो वी बेल्ट हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 883, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लेड इन लेड ब्रोंज बियरिंग मटेरियल। तो लेड ब्रोंज बियरिंग मटेरियल में लेड का कंपोजिशन परसेंटेज कितना होता है। तो जब लेड का बारे में बताया तो बाकी चीज़ का भी आपको जानना चाहिए। तो लेड ब्रोंज बियरिंग में क्या क्या रहता है, 74% कॉपर रहता है, 24% लेड रहता है और 2% टिन रहता है। तो तीनों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लेड का कंपोजिशन परसेंटेज पूछा है, तो 24% राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 884, व्हेयर कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग कहाँ किया जाता है। कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक आपको पता है, सौकेंद्रिक जिसको हम लोग कहते हैं, और इसमें हम लोग पाइपलाइन में कब कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रिड्यूस द प्रेशर को कम करने के लिए, या ड्राइव द फ्लो डायरेक्शन को ड्राइव करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल में। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आ सकता है रिड्यूसर हम लोग क्यों यूज करते हैं पाइपलाइन में। तो रिड्यूसर आर फिटेड इन पाइपलाइन व्हेयर ए चेंज इन पाइप डायमीटर इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे पाइप डायमीटर आपको चेंज करना पड़ेगा उधर रिड्यूसर हम लोग यूज करते हैं, और रिड्यूसर यूज करके पाइप का जो फ्लो होता है तो वो फ्लो को मतलब
वाटर का फ्लो की भी हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे पाइप का डायमीटर चेंज होता है उधर हम लोग रिड्यूसर यूज़ करते हैं। तो कैसा होता है आप देखिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का बात करते हैं जो वर्टिकल पोजीशन में यूज़ होता है। तो आप देखिए ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है, ए वाला, और इधर एक पाइप है और इसका डायमीटर बड़ा है इसका तुलना से, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो रिड्यूसर है तो ए वाला साइड इसका बड़ा है और ये वाला साइड इसका छोटा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर जो होगा पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, बट इसमें क्या होता है इसका डायमीटर, पाइप का डायमीटर दोनों चेंज हो जाता है। और जैसे आपको बोलेगा इसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज़ होता है। इसेंट्रिसिटी आप लोग जानते हैं, इसेंट्रिक जॉब लेद मशीन पर हम लोग टर्निंग करते हैं, तो इसका भी बारे में आप लोगों का नॉलेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 885, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में प्रयुक्त इसेंट्रिक रिड्यूसर की स्थिति कहाँ होती है। तो इसेंट्रिक रिड्यूसर जब बोलेगा तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 886, फॉर केस हार्डनिंग द फर्स्ट स्टेज इज कार्बोडाइजिंग। केस हार्डनिंग, देखो पहले मैं आपको समझाया हूँ कि सरफेस हार्डनिंग का एक प्रोसेस होता है केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग में अब सबसे पहले हम लोग कार्बोडाइजिंग करते हैं, उसका बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो कार्बोडाइजिंग मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील पीस। कोई भी एक स्टील पीस है या वर्क पीस का सरफेस का कार्बन परसेंटेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको दिखाना, मैं आपको इसका बारे में बताता हूँ। केस हार्डनिंग टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। केस हार्डनिंग 2 स्टेज में होता है। सबसे पहले कार्बोडाइजिंग, कार्बोडाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टील वर्क पीस का सरफेस में कार्बन ऐड करते हैं। तो इन व्हिच कार्बन कंटेंट ऑफ द सरफेस इज इंक्रीज, मतलब कार्बोडाइजिंग में हम लोग स्टील वर्कपीस का सरफेस का कार्बन को इंक्रीज करते हैं। और सेकेंड स्टेज होता है हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद हम लोग हीट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, कोर रिफाइंड हो जाता है, मतलब अंदर वाला पोर्शन, स्टील पीस का अंदर वाला पोर्शन रिफाइंड हो जाता है और उसका जो सरफेस होता है कार्बन ज़्यादा ऐड करने का कारण वो हार्ड बन जाता है हीट ट्रीटमेंट करने का बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 887, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन वाटर ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। गर्मी उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल, हवा का उद्देश्य क्या है, क्विंचिंग, सोकिंग, हीटिंग या ऑस्टेनाइट। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब भी हम लोग हार्डनिंग करते हैं उसका बाद जल्दी जल्दी वर्कपीस को ठंडा करना पड़ता, क्विंच करना पड़ता, उसको डुबाना पड़ता है, किसमें, ब्राइन सॉल्यूशन वाटर ऑयल एयर में उसको ठंडा करना पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्विंचिंग मीडियम होता है ये 4, और इसमें से सबसे जल्दी ठंडा होता है ब्राइन सॉल्यूशन में और सबसे लेट में ठंडा होता है एयर में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि कौन सा क्विंचिंग मीडियम में सबसे जल्दी ठंडा होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन जिसमें NaCl रहता है, ओके, मतलब सोडियम क्लोराइड, और एयर में सबसे स्लो इसमें ठंडा होता है, ओके, या क्विंचिंग होता है। तो 887 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्विंचिंग मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 888, व्हाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डायस्टॉक। डायस्टॉक जितने भी प्रकार के होते हैं मैं आपको डिटेल में बताया हूँ। तो अभी और एक बार मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें जो सेंटर स्क्रू होता है उसका काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सर्कुलर स्प्लिट डाई या बुटन पैटर्न स्टॉक, ठीक है, या बुटन पैटर्न डाई जिसको कहते हैं, और इसका स्टॉक है और ये इसका डाई है। डाई को होल्ड करने के लिए हम लोग डाई स्टॉक यूज़ करते हैं, आप लोग जानते हैं, डिटेल में मैं पहले आपको बताया हूँ। और इसमें साइड स्क्रू है और इसका जो सेंटर स्क्रू है, सेंटर स्क्रू क्या करते हैं, फॉर एडजस्टिंग द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए सेंटर स्क्रू इज एडवांस, सेंटर स्क्रू को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डायस्टॉक इज कॉल्ड बुटन पैटर्न डायस्टॉक, ओके। तो सेंटर स्क्रू का क्या काम होता है, डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करता है। तो क्वेश्चन पर अभी लेके आपको चलता हूँ। क्वेश्चन में आपको पूछा था डायस्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या उद्देश्य होता है, क्यों दिया जाता है। तो इसका डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए सेंटर स्क्रू दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 889, व्हिच माइक्रोमीटर हैव प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स। किस माइक्रोमीटर में विनिमय निहाई का प्रावधान है।
तो एक्चुअली इसका हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा। बोला कि कौन सा माइक्रोमीटर में एनविल को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो एक माइक्रोमीटर अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है एनविल और ये होता है स्पिंडल का और एक फेस, ठीक है। तो इसमें जो एनविल होता है, कौन सा माइक्रोमीटर में एनविल को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, उसको खोल के हम लोग दूसरा एनविल भी हम लोग उसमें लगा सकते हैं। तो डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर पिच डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। तो उसमें एनविल को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दिस माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को मेजर करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर यूज होता है। दिस डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द एरिया ऑफ द थ्रेड फ्लैंक इन द विसिनिटी ऑफ द पिच लाइन वेयर द ग्रेटेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। तो ये आपको जानना नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन होता है इसका एनविल, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हैं जो थ्रेड का साथ मैच कर रहा है, तो वो होता है उसका एनविल। These are very similar to the ordinary micrometer। ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर के साथ एकदम सिमिलर होता है, सेम टू सेम होता है, बट कॉन्स्ट्रक्शन में वो सेम होता है। बट उसमें क्या फैसिलिटी होता है, उसका एनविल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हैज़ फैसिलिटीज टू चेंज द एनविल, एनविल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। द एनविल आर रिप्लेसेबल एंड आर चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल एंड पिच ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड। डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ थ्रेड का प्रोफाइल और पिच अलग अलग होता है। किसी का राउंड पोर्शन होता है, क्रेस्ट और रूट, किसी का फ्लैट होता है टोटली। तो स्क्रू थ्रेड का प्रोफाइल और पिच का ऊपर डिपेंड करके हम लोग को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का एनविल को रिप्लेस करना पड़ता है, इंटरचेंज करना पड़ता है। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 4 टाइप का आपको दिया जा रहा है। इंटरचेंजेबल एनविल आपको दिया जा रहा है। एक एनविल इस टाइप का है, दूसरा एनविल इस टाइप का है, तो अलग अलग है। ओके, समझ में आ रहा है। तो अभी चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितना डिटेल में एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करना है, मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और हो क्या रहा है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इतना दिन से मैं आप लोग को बता रहा था, मैक्सिमम चैप्टर आप लोग का कवर हो गया है, ठीक है। जितना बाकी रहेगा मैं सोच के उसका क्वेश्चन भी डालूंगा और आप लोग का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 890, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिन्स। स्प्रिंग पिन का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए स्प्रिंग पिन को और कौन सा नाम में जाना जाता है, रोल पिन्स का नाम में जाना जाता है, रोल पिन्स, ठीक है। इसका उपयोग कब करते हैं, लोकेट असेंबलीज विथ वाइड टॉलरेंस इन कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स। इसी छेद में व्यापक सहिष्णुता का साथ असेंबली को पता लगाने के लिए हम लोग स्प्रिंग पिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, जो भी असेंबली पार्ट होता है तो उसको लोकेट करता है। 2 पार्ट है, एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट है, तो उन दोनों को लोकेट करता है कि इस जगह में उसको असेंबल्ड होना है। और कितना कैसा करता है, वाइड असेंबली, वाइड टॉलरेंस मतलब व्यापक टॉलरेंस का साथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंस का साथ। जितना ज़्यादा टॉलरेंस होगा उसमें असेंबली मतलब फिट उतना अच्छा होगा, ओके। तो इसमें वही बोला है, मेल और फीमेल पार्ट का जब असेंबली होगा उसमें व्यापक सहिष्णुता का साथ, वाइड टॉलरेंस का साथ असेंबली को लोकेट करने के लिए हम लोग स्प्रिंग पिन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 891, व्हिच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वर्क पीसेस। वर्क पीस का बीच का रिलेटिव मूवमेंट को रोकने के लिए कौन सा बोल्ट असेंबली में यूज होता है। तो कोई भी वर्क पीस है, 2 वर्क पीस है, तो ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, सोचो, ठीक है। तो ये असेंबली में 2 वर्क पीस का बीच का रिलेटिव मूवमेंट को रोकने के लिए, मतलब अगर ये वर्क पीस से क्या करना चाहता है, घूमना चाहते हैं, मतलब उसका बीच में जो मूवमेंट होने का, मतलब एक्चुअली फिट में क्या होना चाहिए, टाइट फिट होना चाहिए, लेकिन वो अगर मूवमेंट होने का कोशिश करता है तो उसको कौन रोकता है, कौन सा बोल्ट रोकता है, एंटीफैटिक बोल्ट, टी बोल्ट, बॉडी फिट बोल्ट और ऑप्शन नंबर डी सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी फिट बोल्ट को हम लोग यूज करते हैं ऐसा वर्कपीस का असेंबली का बीच में। तो क्या होता है, बॉडी फिट बोल्ट जब इधर यूज होता है तो 2 वर्कपीस को ऐसे असेंबल करता है कि उन दोनों का बीच में मूवमेंट होने नहीं देता है, मूवमेंट होने से उसको रोक देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 892, व्हिच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली टेक्निक रिवेटिंग मेथड का जैसा सिमिलर होता है, समान होता है। डबलिंग, पिनिंग, पिनिंग और स्टैकिंग। तो ये जो पिनिंग है तो पिनिंग ऑफ फाइल होता है, बट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनिंग। तो ये एक्चुअली पिनिंग ऑपरेशन क्या होता है हमें भी एक्चुअली नहीं पता है। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका बारे में कोई भी आइडिया है, अगर आप लोग के पास इसका नोट है तो आप लोग ज़रूर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8583870223। ठीक है, तो पिनिंग PWNING इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रिवेटिंग का जैसा सेम होता है और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शायद रिवेटिंग में है जैसे हम लोग हैमर से रिवेट हेड को डिफ्लेक्शन करते हैं, उसको फैलाते हैं, तो वैसे हम लोग मटेरियल को जब डिफॉर्म करते हैं तो वो भी एक प्रोसेस शायद पिनिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास क्लियर इसका नोट है तो आप लोग जरूर मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 893, व्हाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग। एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग में ऐसे एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग उसका इनर रेस और शाफ्ट का जो पोर्शन इनर रेस के अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको जर्नल कहते हैं। तो बियरिंग और जर्नल का बीच में हम लोग क्लियरेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरेंस क्यों देते हैं, इसका देने का पीछे कारण होता है ऑप्शन नंबर 1 टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हीट बढ़ता है तो क्या होता है, एल्यूमिनियम भी उसका थर्मल एक्सपेंशन होने का कारण वो भी बढ़ जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए बियरिंग का बीच में और जर्नल का बीच में हम लोग एक्स्ट्रा क्लियरेंस देते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लियरेंस देने का बाद क्या हो जाएगा, अगर थर्मल एक्सपेंस भी होगा तो वो बियरिंग में ज़्यादा टाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या होता है, हीट देने के बाद वो एक्सपेंड हो जाता है, तो ये एक्सपेंशन को ठीक ठाक रखने के लिए, क्योंकि बियरिंग में इनर रेस में जब हम लोग शाफ्ट का जर्नल पोर्शन डाल देते हैं तो वो ऐसे ही नॉर्मली टाइट फिटिंग रहता है, तो उसमें अगर थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इनर रेस और बियरिंग के बीच में क्या होगा, एक अलग से फोर्स उसमें क्रिएट होगा जो एकदम बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन होने का कारण उन दोनों का बीच में क्या होता है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस बन सकता है, इसीलिए उसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्लियरेंस दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 894, व्हिच पार्ट ऑफ ए रिमर इज डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स। चिप्स को हटाने के लिए रिमर का कौन सा भाग डिजाइन किया गया है। तो रिमर का जो फ्लूइड पोर्शन होता है वो क्या करते हैं, रिमर में जो चिप्स रहता है तो उसको होल में जो चिप्स रहता है उसको निकालता है। सो ऐसा कोई भी होल है तो सबसे पहले उसमें ड्रिलिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग का भी एक प्रॉपर साइज होना होता है। तो वो ड्रिल साइज एक्चुअली होता है रीम्ड साइज, मतलब रीम करने के बाद जो साइज होगा माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज। ठीक है, तो इस साइज में ड्रिल आपको करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा मटेरियल रह जाएगा, उसके बाद रिमर आपको डालना पड़ेगा और रिमर का फ्लूइड पोर्शन क्या करेगा, इसमें जो चिप्स होता है, एक्स्ट्रा जो चिप्स होता है उसको हटा देता है और एग्जैक्ट होल का जो साइज आपको बनाना उसी साइज में उसको बना देते हैं। तो रिमर का कौन सा पोर्शन चिप्स को हटाता है, फ्लूइड पोर्शन हटाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 895, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप इज ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल में 3 टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है, एक होता है H, दूसरा होता है N और तीसरा होता है S। H टाइप रेक्टेंगल यूज होता है हार्ड मटेरियल के लिए और N टाइप रेक्टेंगल यूज होता है नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, मतलब माइल्ड स्टील के लिए, और S टाइप रेक्टेंगल यूज होता है सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए। तो H रेक्टेंगल का एंगल होता है 10 to 13 डिग्री, N रेक्टेंगल का एंगल होता है 18 to 30 डिग्री और S रेक्टेंगल का एंगल होता है 35 से 40 डिग्री। इसमें से एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल आपको पूछा है, तो एक इसलिए यूज़ होता है सॉफ्ट एंड टफ्ट मटेरियल को ड्रिलिंग करने के लिए इस टाइप हेलिक्स एंगल हम लोग ड्रिल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 896, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्लॉटिंग ए कॉन्वेक्स सरफेस। स्लॉटिंग मशीन में जब हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस बनाते हैं तो किस टाइप का टूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ऑप्शन नंबर ए कॉर्नरिंग टूल। कॉर्नरिंग टूल अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स सरफेस नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्लैट फ्लैट आ जाएगा। स्क्वायर टूल भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यूए कटिंग टूल, तो वो भी तो रेक्टेंगल टाइप टूल होगा, तो ये भी यूज़ नहीं करेंगे। और जो राउंड नोज टूल होता है, तो ऐसे राउंड नोज टूल क्या करेगा, कॉन्वेक्स सरफेस को बना पाएगा, क्योंकि इससे मटेरियल कटेगा, इससे मटेरियल कटेगा, इससे मटेरियल, तो इसमें जो सरफेस एक्चुअली बनेगा, क्योंकि टूल का ही नोज क्या है, राउंड है, तो ये जो सरफेस एक्चुअली स्लॉटर मशीन से बनाएगा तो वो कॉन्वेक्स सरफेस बना पाएगा। ठीक है, तो राउंड नोज टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉन्वेक्स सरफेस को बनाने के लिए। और स्लॉटर मशीन में भी हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 897, द यूज ऑफ पाइप रिमर इज। पाइप रिमर का उपयोग, तो पाइप रिमर हम लोग क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू मेक ओडी ऑफ द पाइप स्मॉलर, मतलब पाइप का आउटसाइड डायमीटर को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव बर को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, टू मेक आईडी ऑफ द पाइप बिगर, मतलब पाइप का इंटरनल डायमीटर को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, टू मेक थ्रेडिंग, मतलब थ्रेड बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव बार्स, क्योंकि मैं आप लोग पहले ही बताया हूँ कि वर्कपीस है, इसमें सबसे पहले ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद उतना अच्छा फिनिश नहीं आता, इसमें बर्स रह जाता है। तो जब भी हम लोग रिमार को डालते हैं तो उसका फ्लूइड सेक्शन क्या करता है, ये चिप्स को सब हटा देता है, और जब भी एक्स्ट्रा मेटल होता है उसको भी निकाल देता है। ठीक है, तो पाइप रिमार का वही काम होता है, जो बर्स रहता है, अनवांटेड जो चिप्स पार्ट होता है उसको निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 898, द डेप्थ ऑफ इन फीड पर पास इन ड्रेसिंग ए ग्राइंडिंग व्हील शुड नॉट बी मोर देन। एक पिसने वाले पहिया के ड्रेसिंग में प्रति पास की गहराई डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जब एक ग्राइंडिंग व्हील में आप लोग ड्रेसिंग करेंगे, मतलब ग्राइंडिंग व्हील का नया कटिंग एक्शन आप लोग रिस्टोर करेंगे, न्यू कटिंग एक्शन जब आप लोग रिस्टोर करेंगे, तो ड्रेसिंग करते टाइम उसका डेप्थ ऑफ फीड कितना मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 0.025 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ड्रेसिंग और ट्रिंग एक साथ करते हैं, ये चीज़ आपको जानना है। और ड्रेसिंग जब भी आप लोग करेंगे, चाहे आप लोग डायमंड पॉइंट ड्रेसर से कर रहे हैं, या एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर, या स्टार व्हील ड्रेसर से आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जब एक पास में आप लोग करेंगे, मतलब एक बार जब आप लोग व्हील के इस साइड से इस साइड तक करेंगे, तो कितना मिलीमीटर डेप्थ रहेगा, 0.025। फिर आप लोग इधर से इधर करेंगे, फिर आपको डेप्थ 0.025 ऐसे देना, मतलब एक एक पास में, एक एक बार में कितने डेप्थ होगा, मैक्सिमम 0.025 मिलीमीटर डेप्थ होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 899, डेप्थ माइक्रोमीटर आर यूज्ड इन मेजरिंग डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वर्कपीस। डेप्थ माइक्रोमीटर वर्कपीस का डिफरेंट एलिमेंट को मेजर करता है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ ए डेप्थ माइक्रोमीटर इज नॉट सुटेबल, मतलब डेप्थ माइक्रोमीटर कौन सा मेजरमेंट लेने के लिए बिल्कुल भी उस सुटेबल नहीं होता है, मतलब उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, डेप्थ ऑफ होल, तो होल का भी डेप्थ को ए मेजरमेंट कर सकते हैं। हाइट ऑफ शोल्डर एंड प्रोजेक्शन और शोल्डर का हाइट को वो मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ ऑफ वी थ्रेड का डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ ऑफ ग्रूव एंड रिसेस, मतलब ग्रूव और रिसेस का डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट को मेजर नहीं कर पाते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बट जहाँ से इस क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ उसमें इसका आंसर डी दिया था, तो डी तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रूव, रिसेस, इन सब का डेप्थ को हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर से 100% मेजर कर सकते हैं, और शोल्डर प्रोजेक्शन का हाइट भी ले सकते हैं, और होल का भी डेप्थ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट वी थ्रेड का डेप्थ को हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, बट ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 900, और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द मिलिंग प्रोसेस इज बेस्ट सुटेबल। मिलिंग प्रक्रिया में कौन सी सबसे उपयुक्त है। तो मिलिंग प्रोसेस, अप मिलिंग, डाउन मिलिंग क्या होता है, मैं आपको पहले बहुत अच्छा से क्लियर किया हूँ, और इसमें से किसका फिनिश अच्छा है वो भी मैं आपको बताया हूँ, क्यों आता है फिनिश अच्छा वो भी मैं आपको बताया हूँ, और इसको शॉर्ट में और एक बार बता के आज का क्लास में ख़त्म करूँगा। ओके, इसमें आप देख सकते हैं अप मिलिंग और एक डाउन मिलिंग।
ठीक है, तो अप मिलिंग में होता क्या है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फीड देते हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कटर का मूवमेंट होता है। तो हम लोग फीड दे रहे इसी डायरेक्शन में और कटर का मूवमेंट हो रहा है इसका ऑपोजिट में। बट डाउन मिलिंग में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फीड दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में कटर का भी मूवमेंट होता है। ओके, तो इसमें आप देखिए मैं टोटल चीज़ को इरेज कर देता हूँ। तो इसमें हो क्या रहा है, और एक बार वेट कीजिए, इसमें आप लोग देखिए तो ये वर्कपीस ऐसे था, ठीक है, तो इधर से कटना स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे इधर तक आ गया है। तो एक्चुअली कैसे काट रहा है, तो आप देखिए ऐसे धीरे धीरे काट रहा है और ऊपर तक उठ रहा है। मतलब क्या है, इसका जो चिप थिकनेस पहले था 0 था, इसके बाद धीरे धीरे क्या उसका चिप थिकनेस बढ़ते जाएगा। बट इसका क्या होगा, आप देखिए पहले क्या टॉप पोर्शन से कटना स्टार्ट करता है, मतलब उसका चिप थिकनेस ज़्यादा होता है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा ऐसे आएगा तो चिप थिकनेस उसका कम हो जाएगा। और फीड का डायरेक्शन और कटर का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट होता है, मतलब इन दोनों का बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो इसका फिनिशिंग भी ऐसे अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसका टूल लाइफ में भी इफेक्ट होता है, क्योंकि इसका टूल लाइफ कम हो जाता है फ्रिक्शन ज़्यादा होने का कारण इसका टूल लाइफ ज़्यादा होता है। और आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहले कम मटेरियल को रिमूव कर इसके बाद धीरे धीरे ऊपर जब जा रहा है तो ज़्यादा मटेरियल को रिमूव कर रहा है, मतलब मटेरियल इसमें ज़्यादा रिमूव हो रहा है तो इसका फिनिशिंग पोर फिनिशिंग आएगा। और इसमें देखिए इसमें ज़्यादा मटेरियल पहले काट रहा है उसके बाद धीरे धीरे कम मटेरियल को काट रहा है, तो इसमें क्या होगा, फिनिशिंग सुपर फिनिश होगा या अच्छा होगा। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएगा कि कौन सा मिलिंग का फिनिशिंग अच्छा आता है तो डाउन मिलिंग हो जाएगा, और कौन सा मिलिंग सूटेबल होता है सबसे अच्छा होता है डाउन मिलिंग हो जाएगा। ओके, और कौन सा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मिलिंग में सबसे पहले चिप थिकनेस 0 होता है उसके बाद धीरे धीरे चिप थिकनेस बढ़ता है तो हो जाएगा अप मिलिंग। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा मिलिंग में चिप थिकनेस सबसे पहले ज़्यादा होता है उसके बाद धीरे धीरे 0 में एकदम चिप थिकनेस कम हो जाता तो तब हो जाएगा डाउन मिलिंग। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग और डाउन मिलिंग को क्लाइंब मिलिंग कहते हैं। ठीक है, तो मिलिंग प्रोसेस कौन सा सूटेबल होता है, डाउन मिलिंग या क्लाइंब मिलिंग। क्लाइंब CLIMB क्लाइंब मिलिंग सूटेबल होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका फ्रिक्शन भी कम होता है, टूल लाइफ भी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए तो हम लोगों का ये बेस्ट हो गए और इसका सरफेस फिनिश भी अच्छा होता है। तो इतना सारा इसका एडवांटेजेस होता है डाउन मिलिंग का। तो आज का क्लास इधर ख़त्म होता है 900 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्लास आएगा और 1000 तक क्वेश्चन में ऐसे डिस्कशन करूँगा, बाकी क्वेश्चन को मैं सोच के देखूँगा कैसे डिस्कशन करना है। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, आने वाला हर टेक्निकल जॉब को आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।